दिव्या ने गुस्से में कहा, ज्यादा पति बनने की कोशिश मत करना। ड्राइवर बन के चुपचाप गाड़ी में बैठे रहना, और अगर गलती से भी पार्टी में दिख गए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दिव्या अमन को धमका ही रही थी कि तभी उसकी चमचमाती कार आलीशान रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। लाल रंग की शानी ड्रेस पहनकर जब वो रेड कारपेट जैसे फ्लोर पर आगे बढ़ी तो सबकी निगाहें उसकी खूबसूरती पर टिक गई। इधर अमन मुस्कुराते हुए मन ही मन कह रहा था, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूं दिव्या माय लव, लेकिन तुम्हारे प्यार ने ड्राइवर बना दिया है। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही दिव्या की फ्रेंड्स रुचि और महिमा वाइन हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ी और रुचि ने कहा, दिव्या आज भी तुम्हारा पति नहीं आया? हमें कब मिलवाएगी तू उससे? क्या वो इतना हैंडसम है कि हमारी नजर लग जाएगी? दिव्या ने घमंड से जवाब दिया, अरे तुम्हें पता ही है कि वो कितना बिजी रहता है। बिजनेस डील साइन करने दुबई गया है। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है उसका कि मेरे लिए भी मुश्किल से टाइम निकाल पाता है। महिमा ने कहा, हाँ, हम जैसे छोटे लोगों के बीच आने में उसे शर्म आती होगी। दिव्या कुछ और बोल पाती कि तभी उसने देखा कि सामने से अमन आ रहा था। आते ही एक जिम्मेदार आदमी की तरह वो दिव्या से बोला, मैडम आपका पर्स कार में रह गया था। दिव्या ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? पर अमन पर उसकी बेरुखी का कोई असर नहीं हुआ। वो बोला, पर्स में आपका एटीएम कार्ड और वो हीरे की अंगूठी थी, इसीलिए। तभी सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता हुआ आया। मैडम मैंने इसे रोका था, कहा कि मैं दे देता हूं पर्स, लेकिन इसने बोला कि ये आपका पति है। रुचि और महिमा पास खड़ी ये सब देख रही थी। उन्होंने गार्ड की बात तो नहीं सुनी, लेकिन इतना समझ गई कि अमन दिव्या का ड्राइवर है। रुचि ने कहा, ओ माय गॉड दिव्या, तू ऐसा ड्राइवर रखती है, कम से कम थोड़ा स्मार्ट अच्छे यूनिफॉर्म वाला तो रख लेती। ये तो जैसे फुटपाथ से उठकर आ गया है। महिमा ने भी साथ देते हुए कहा, माना तेरे पति के पास टाइम नहीं है, पर तू तो टाइम निकालकर कुछ अच्छे कपड़े खरीद देती इसको। दिव्या के होंठों पर झूठी मुस्कान थी और आंखों में जहर। वो रास्ते भर चुप रही और घर पहुंचते ही अमन को बुलाकर ऑर्डर दिया, अब ड्रामा बंद और असली काम शुरू। नीचे बैठो और मेरे पैर दबाओ। अमन ने चिंता के भाव से पूछा, थकी हो क्या? दिव्या जो गुस्से से उबल रही थी बोली, थक गई हूं तेरी 2 कौड़ी की पर्सनैलिटी से। अब मेरे पैर दबाओ और तब तक दबाते रहना जब तक मैं रुकने को ना कहूं। दिव्या ने सोच लिया था कि वो अपनी इंसल्ट का बदला अमन की दुगुनी इंसल्ट करके लेगी। अमन उसके पैर दबाने लगा, ऊपर अब नीचे। नहीं नहीं दाई, तुम क्या जानवर के पैर दबा रहे हो? अमन ने कहा, सीख रहा हूं। दिव्या ने कहा, तुम जीवन भर सीखोगे तब भी मेरे पैर के नाखून बराबर भी नहीं बनोगे। अमन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। देर रात तक वो प्यार से उसे देखता रहा और पैर दबाता रहा। सुबह दिव्या आंख खोलते ही चीख पड़ी, अमन रात को तुमने मेरा ड्रेस चेंज किया? अमन ने कहा, हाँ, रात को तुम बेहोशी में पार्टी के कपड़े पहनकर सो गई थी। वो कपड़े कहीं तुम्हें अनकंफर्टेबल ना लगे, इसलिए मैंने। दिव्या चीख पड़ी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे हाथ लगाया? अमन ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। पर दिव्या गुस्से से पागल हो रही थी। पति? वो बस सिर्फ नाम के हो, शादी भी दादाजी की जिद पर की थी। अमन सिर झुकाकर सुनता रहा और हल्की स्माइल के साथ कमरे से बाहर निकल गया। आखिर कौन सी वजह थी जिसने अमन को अपमान का ये घूंट पीने पर मजबूर कर दिया था? ये बात दिव्या को भी कभी समझ नहीं आई थी। अमन अपने कमरे में गया, अलमारी से एक छोटा सा रुमाल निकाला, उस पर खून के फीके धब्बे थे। उसने रुमाल को सीने से लगाया, गहरी सांस ली और वापस रख दिया। थोड़ी देर बाद अमन तेज धूप में लॉन में घास काट रहा था। तभी एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। सुकेश ने कहा, अरे बॉस। सुकेश ने चश्मा उतारते हुए कहा, वहां पूरी दुनिया में टहलका मचा है और आप यहाँ खड़े घास छील रहे हैं। आपको देखकर कौन कहेगा कि ये वही अमन शर्मा है जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड कांपता है। पॉलिटिशियंस की फूंक सरक जाती है और पुलिस अफसर सिफारिश के लिए आपके चक्कर काटते हैं। मनी और पावर की जीती जागती मिसाल अमन शर्मा यहाँ दूसरों के घर में चाकरी कर रहा है। आखिर क्यों बॉस? अमन मुस्कुराते हुए बोला, हो गया तुम्हारा?
अब मैं कुछ बोलूं? मैंने मना किया था ना सुकेश तुम्हें यहां आने से। सुकेश ने कहा, सर मैं खुद नहीं आना चाहता था, लेकिन क्या करूं। बात ही कुछ ऐसी थी कि मेरे दिमाग में दूसरा कोई नाम आया ही नहीं। आपको शायद मालूम ना हो, पर बंसल ब्रदर्स ने वह डील कैंसिल कर दी है जिसके लिए मुझे 3-3 राज्यों का दौरा करना पड़ा था। अमन ने कहा, क्या? अमन के माथे पर बल पड़ गए। उधर बालकनी में खड़ी दिव्या हैरानी से सब देख रही थी। अमन ने कहा, उस बंसल की इतनी हिम्मत कि उसने हमारी डील को ठुकरा दिया, जबकि मैंने मुख्यमंत्री को बोलकर उसे कॉल करवाया था। तुमने पेपर्स में कोई छेड़छाड़ तो नहीं की थी सुकेश, या हमारी सेक्रेटरी ने कागज तैयार करते समय कोई गड़बड़ कर दी हो? सुकेश ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने खुद सारे कागज चेक किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि बात कुछ और है सर। अमन ने कहा, मैं जानता हूं, वह बंसल सिर्फ मुझसे पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता है, लेकिन चिंता मत करो, उसे मैं देख लूंगा। सुकेश ने कहा, ठीक है, और वो प्रिंसेस? अमन ने सोचते हुए कहा, स्टॉप इट सुकेश, मैं तुम्हें पहले भी सतर्क कर चुका हूं कि उस लड़की का नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। उन दोनों को बात करते देख दिव्या की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। वह मन ही मन बोली, इस गुड फॉर नथिंग आदमी से बात करने इतना रॉयल लड़का क्यों आएगा? जरूर इससे इसने पैसे लिए होंगे और दे नहीं रहा होगा, अपना उद्धार मांगने आया होगा। चलो चल के पूछते हैं। इधर सुकेश अपने सवाल पर अड़ा था, लेकिन सर वो प्रिंसेस एक स्टेट की यहाँ। अमन ने कहा, आई डोंट केयर, वो अगर इस देश की प्रेसिडेंट भी होती तो भी मेरा जवाब नहीं बदलता। यू नो आई एम मैरिड। दिव्या से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, किसी और लड़की का नाम भी मेरी जुबान पर नहीं आना चाहिए। अब चलो फौरन निकलो यहाँ से, अगर किसी को शक हो गया तो मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। अमन ने यह कहकर सुकेश को उल्टे पांव वापस भेज दिया। वह पीछे मुड़ा तो दिव्या को खड़ा पाया। उसके होश ठिकाने लग गए। दिव्या को देखते ही वह लड़का फटाफट वहां से निकल गया। दिव्या ने अमन से पूछा, कौन था ये लड़का? अमन ने काफी सावधानी से जवाब दिया, दोस्त था, दोस्त। दिव्या ने कहा, तुम्हारा दोस्त लग्जरी गाड़ी से आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अमन ने कहा, अरे वो स्कूल का दोस्त था, वो बहुत आगे निकल गया बिजनेस में, पैसे का बिल्कुल घमंड नहीं है उसे। अमन का जवाब सुनकर दिव्या फिर पूछ पड़ी, हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे हो ना? इसके साथ मिलके तुम कितना भी बुरा सोचोगे, दादाजी तुम्हें अच्छा ही कहेंगे। अमन ने कुछ बोलना चाहा, तभी उसके पास किसी की कॉल आई और उसने उसे अपना मैसेज बॉक्स चेक करने को बोला। दिव्या उसे बिजी देखकर वहां से जाते हुए बोली, साफ सफाई का खास ध्यान रखना, तुम भले गंदगी से रहो, लेकिन लॉन हमारा साफ सुंदर रहना चाहिए। दिव्या के जाते ही अमन ने मैसेज बॉक्स पर वह वीडियो देखा। उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। उस वीडियो में मुंबई के एक 7 सितारा होटल का मालिक लोकेश अपने मैनेजर से बोल रहा था, दिव्या को मैं किसी भी हाल में हासिल करके रहूंगा, उसे मैं बचपन से जानता हूं, मेरा पहला इश्क है वो। मैनेजर ने कहा, सर आपने जैसा कहा था, दिव्या कोठारी के साथ हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। लोकेश बोला, शाबाश, अब आएगा मजा। अब ये डील दोबारा तभी होगी जब वह दिव्या मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाएगी। मैनेजर बोला, लेकिन सर दिव्या तो शादीशुदा है, अपने हस्बैंड को छोड़कर वह भला। लोकेश बोला, बस उसका पति तो बिल्कुल नल्ला आदमी है, उसे किसी ने देखा तक नहीं है आज तक। वह खुद दिव्या के टुकड़ों पर पलने वाला पालतू कुत्ता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां जो लोकेश सेठी का मुकाबला कर सके। लोकेश ने इतना कहकर शराब का एक घूंट पिया, फिर बोला, दिव्या अगर मेरे बिस्तर पर नहीं आएगी तो मैं उसे घुटनों पर लाकर छोड़ूंगा, देखना वो मेरी मर्दानगी की कायल हो जाएगी। इतना सुनने के बाद अमन का खून खौल गया। कुछ देर बाद दिव्या बेचैन होकर कमरे से निकली और अपनी कंपनी में मैनेजर को कॉल पर बोल रही थी, ये कैसे हो गया? लोकेश हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाला है, तुम डायरेक्ट उसके पास जाओ। मैनेजर ने कहा, ठीक है मैम। दिव्या ने कहा, सुनो रुको, मैं भी आती हूं वहां। इतना कहने के बाद दिव्या अमन को ढूंढने लगी। कहां गया ये आदमी? खुद तो कोई काम है नहीं, हमारा काम भी खराब करेगा। दिव्या ने इतना कहा ही था कि उसके फोन पर उसके मैनेजर का मैसेज आया। मैनेजर ने लिखा,
काम अर्जेंट है तो मैं कैब बुक करके निकल जाऊंगा, आप अभी मत आइए, वहां पहुंचकर अपडेट देता हूँ। दिव्या ओके लिखकर डील के बारे में सोचने लगी। वो इस बात से अनजान थी कि जिस अमन को ढूंढ रही थी वो लोकेश की धज्जियां उड़ा रहा था। अमन लोकेश के ऑफिस में उसी के केबिन में उसका गिरेबान पकड़े खड़ा था। लड़कियों को अपने बिस्तर पर सुलाने का बहुत शौक है ना, रुक जा, अब मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगा, दिखा अपनी मर्दानगी अब। ये देखते ही लोकेश के पसीने छूटने लगे। वह घबराते हुए बोला, अरे कौन हो तुम और ऐसे अंदर कैसे घुसे चले आए? मेरा कॉलर छोड़ो, जानते भी हो कौन हूं मैं। अमन ने उसका कॉलर छोड़ने के बजाय उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया और दांत पीसते हुए बोला, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम एक नंबर के नीच और गिरे हुए इंसान हो। कोठारी के साथ डील करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग वहां खड़े खड़े तमाशा देखे जा रहे थे। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज हुई तो बॉडीगार्ड भागकर वहां पहुंच गए। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने अमन के सिर पर पिस्तौल तान दी और बोला, बॉस को छोड़ दे वरना खोपड़ी खोलकर रख दूंगा। अमन के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुझे क्या लगता है लोकेश, मैं मुंह उठाकर सीधा मौत के मुंह में चला आया? यहाँ आने से पहले ही मैंने तेरी फील्डिंग सेट कर दी है, बस तू देखता जा। इधर अमन ने यह बात कही, उधर लोकेश के मैनेजर मानव का फोन बजने लगा। मानव ने फोन निकाला और स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे पर तनाव आ गया। कुछ देर बाद मानव पलटा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और माथे से पसीना बह रहा था। लोकेश ने परेशान होते हुए पूछा, मानव क्या बात है? मानव किसी तोते की तरह बड़बड़ाने लगा, सर बैड न्यूज है, मिस्टर लूथर के साथ हम $1 बिलियन की जो डील साइन करने वाले थे वह कैंसिल हो गई और ऊपर से नुकसान की भरपाई करने के लिए भी बोल रहा है वो। लोकेश को मानो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। क्या? ये क्या बक रहे हो तुम? तभी लोकेश का फोन बज उठा। डैडी का फोन? इस समय लोकेश चौंका और कॉल उठाकर फौरन फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से उसके डैडी चीखते हुए बोले, उल्लू के पट्टे, ये क्या रायता फैला दिया है तूने? किस आदमी से पंगा ले लिया तूने? हमारी कंपनी के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं, एक के बाद एक 6 कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए और इनकम टैक्स वाले पागलों की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं सिंगापुर के लिए निकल रहा हूं अभी के अभी। तू भी फटाफट अंडरग्राउंड हो जा। याद रखना, अगर तू पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो मैं कह दूंगा कि तू मेरा बेटा नहीं है। इतना कहने के बाद उसके डैड ने फोन रख दिया। मानव ने फौरन हाथ पकड़कर लोकेश को एक तरफ खींचा और फुसफुसाया, सर कहीं वो बड़ा आदमी यही तो नहीं? इसके आने के बाद से ही ये सारी आफत आई है हमारे ऊपर। मैं तो कहता हूं इससे माफी मांग लीजिए। ये सब चल ही रहा था कि दिव्या का मैनेजर वहां आ पहुंचा। अमन को सबसे लड़ते देख उसने मन ही मन कहा, ये अमन यहाँ क्या कर रहा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और ये इतने बड़े आदमी के साथ बदतमीजी कैसे कर रहा है? लग रहा है कि इसकी बदतमीजी की वजह से ही ये डील कैंसिल हुई है। दिव्या मैम को पता चलेगा तो इसे घर से निकाल देंगी। इतना कहकर उसने दिव्या को फोन लगा दिया। मैनेजर के कॉल का क्या होगा अंजाम? क्या दिव्या अमन से रिश्ता तोड़ लेगी या अब भी करती रहेगी दादाजी के फैसले का सम्मान? क्या अमन की धमकी के बाद लोकेश दिव्या की कंपनी के साथ डील करने को तैयार हो जाएगा? मैनेजर अपनी बॉस दिव्या को कॉल लगाने ही वाला था कि ठीक उसी समय अमन की नजर उस पर पड़ गई। वह दहाड़ उठा, रुक जा वहीं। इधर लोकेश भी मानव की सलाह मानकर कुछ ठंडा पड़ चुका था। अमन ने इशारे से लोकेश को अपने पास बुलाया और समझाने लगा, देख बे, ये जो आदमी खड़ा है ना वो दिव्या का मैनेजर है। अभी तक तो ये बात सिर्फ हमारे बीच में थी, लेकिन अगर ये बात यहाँ से बाहर गई तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसे सिर्फ एक ही बात पता होनी चाहिए और वो ये कि तुम डील साइन करोगे। लोकेश ने तुरंत मानव की तरफ पलट कर देखा और सामने खड़े मैनेजर की तरफ उंगली दिखाकर बोला, इसको अंदर प्राइवेट कैबिन में बिठाओ, मैं इससे बाद में बात करूंगा। मानव तुरंत अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ दौड़ा। दिव्या के मैनेजर का फोन छीन लिया गया और उसे डरा धमका कर एक प्राइवेट रूम की तरफ ले जाया गया। लोकेश के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये अमन
जो लोकेश के सामने शेर बनकर दहाड़ रहा था, वो दिव्या के सामने चूहा क्यों बन जाता था। इधर लोकेश की घबराहट उसके पूरे वजूद को निगलने पर आमादा थी। वो इस समय अपने आप में नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए बोला, लेकिन तुम असल में हो कौन? यह सब जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने आज से पहले डैडी को भी इस तरह डर से कांपते हुए नहीं देखा। अमन ने दहशत में कांपते लोकेश के बाएं कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाने लगा, मेरी पहचान जानकर क्या करोगे? बस ये जो गुंडागर्दी करते हो, उससे बाज आ जाओ। इतना सुनने के बाद लोकेश ने तुरंत हाथ जोड़ ली और रहम की भीख मांगने लगा। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लोकेश के गिड़गिड़ाने का भी अमन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बेहद लापरवाही से कहा, और तुम्हें लगता है कि केवल माफी मांग लेने से काम चल जाएगा? वो बिस्तर पर मर्दानगी कौन दिखाने वाला था? लोकेश ने तुरंत उसका इशारा समझ लिया। अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए वो बड़बड़ाने लगा, मुझे मेरे पापों की सजा मिलनी चाहिए। वह लड़की, वह दिव्या बहन जैसी है मेरी। मैंने उसके ऊपर गंदी नजर डाली। आज से दिव्या क्या, मैं अब किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। इतना सुनने के बाद अमन ने लोकेश की बाजू पर थपकी मारी, फिर शान से वहां से निकलते हुए बोला, शाबाश, वो डील भी साइन कर देना अब। उधर अमन अपना जलवा दिखाकर सब कुछ अपने काबू में कर चुका था। इधर दिव्या फोन न उठाने पर मन ही मन बड़बड़ा रही थी। क्यों मैंने ऐसे यूजलेस इंसान से शादी की? 2-4 बार पार्टी में क्या लेकर गई, उसे आदत पड़ गई। इसके तो पर ही निकल गए, जाने कहां गायब है सुबह से। और दूसरा, ये मैनेजर का बच्चा फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। पक्का डील कैंसिल हुई होगी। जिस अमन को दिव्या रत्ती भर इज्जत नहीं दे रही थी, उसी अमन का खौफ लोकेश को सदमे में डाल चुका था। जब लोकेश के डैडी ने बताया कि अमन की वजह से उसके सारे बिगड़े काम बनने लगे हैं, ये खबर सुनकर लोकेश के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ने लगा, जहां दिव्या का मैनेजर बंद था। इधर प्राइवेट रूम में लोकेश दिव्या के मैनेजर के सामने बैठा था। लोकेश की हालत देखकर मैनेजर हैरान भी था और मन ही मन हंस रहा था। लोकेश ने उससे कहा, देख भाई, अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ है वह बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं तुझे जुबान बंद रखने की पूरी कीमत दूंगा, 5 लाख रुपए। लेकिन याद रहे, अगर यह बात बाहर आ गई तो फिर। मैनेजर ने कहा, अरे बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस यूं समझ लो कि मैं यहाँ आया ही नहीं था, और जब मैं आया ही नहीं तो फिर मैंने देखा भी नहीं, और जब देखा नहीं तो फिर बोलूंगा कैसे। लोकेश को भरोसा देने के बाद मैनेजर अपने हिस्से का इनाम लेकर खुशी खुशी उस बार से बाहर निकल गया। इधर लगभग 1.5 घंटे बाद दिव्या के केबिन का दरवाजा खुला और मैनेजर अंदर दाखिल हुआ। मैनेजर को देखते ही दिव्या भड़क उठी, कहाँ थे तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी लोकेश से? मैनेजर ने कहा, जी मैडम, मैं उनसे मिलने के लिए सीधा उनके होटल चला गया था। वहां काफी देर तक वेट करना पड़ा। उस वक्त नेटवर्क नहीं आ रहा था। वहां से निकलने के बाद भी मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिर आपका नंबर नहीं लग रहा था। दिव्या ने कहा, तुम्हें जिस काम से मैंने भेजा था वह हुआ या नहीं, या लोकेश ने हमारी डील कैंसिल कर दी? मैनेजर ने कहा, अरे नहीं मैडम, मैं जाऊं भी और काम भी ना हो, भला यह कैसे हो सकता है? लोकेश ने मुझे जबान दी है कि डील कैंसिल नहीं होगी, लेकिन वह आपसे पहले किसी कंडीशन के बारे में बात करना चाहते हैं। दिव्या ने कहा, कंडीशन? कैसी कंडीशन? कंडीशन का जिक्र आते ही दिव्या के माथे पर बल पड़ गए। मैनेजर ने कहा, अब वह तो मुझे नहीं पता। लोकेश सर ने बोला है कि वह कल खुद ऑफिस आकर आपसे बात करेंगे। दिव्या ने कहा, ठीक है, जाओ। इतना कहकर दिव्या ने उसे वापस भेज तो दिया, मगर अब एक नया सवाल उसके सामने सिर उठाकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोकेश किस तरह की कंडीशन उसके सामने रखने वाला था। अमन रात को देर से लौटा। अगली सुबह वह सीधे दिव्या के रूम में पहुंचा। दिव्या सोफे पर बैठी बैठी सो रही थी। लैपटॉप उसकी गोद में रखा हुआ था। अमन ने अपना गला साफ करते हुए धीमी आवाज में पुकारा, दिव्या। दिव्या की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अमन नजदीक गया
तो उसका चांद सा चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। बालों की एक लट चेहरे के आगे झूल रही थी, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। अमन ने हौले से उसका लैपटॉप उठाकर टेबल पर रखा और बेहद प्यार से दिव्या को अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसे बच्ची की तरह बिस्तर पर सुला दिया। नींद खुलते ही दिव्या अमन पर भड़क उठी। कहाँ बैठे थे तुम चुप कर? पूरा दिन कहाँ गायब थे? अमन ने कहा, अरे उठ गई तुम, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अमन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दिव्या फिर चिल्ला पड़ी। दिव्या ने कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। कल सारा दिन कहाँ थे तुम? और ये बताओ कि कल मुझे सोफे से उठाकर बेड पर किसने सुलाया? अमन ने कहा, अब मैं तुम्हारा पति हूं तो मैंने ही किया होगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? लेकिन चिंता मत करो, मैंने और कुछ नहीं किया। तुम जितना समझती हो मैं उतना भी गिरा हुआ नहीं हूं। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ब्राउनी बनाई है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? इतना कहकर अमन ने एक प्लेट दिव्या की तरफ बढ़ाई। चॉकलेट ब्राउनी देखते ही दिव्या का गुस्सा छूमंतर हो गया। उसने लपक कर प्लेट हाथ में ले लिया, मगर अचानक कुछ याद आते ही चौंक पड़ी। लेकिन 1 मिनट, तुम ये ब्राउनी मुझे घूस दे रहे हो? क्या कांड करके आए हो? अमन का कलेजा धक से रह गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। दिव्या की सवालिया निगाहें अब भी अमन पर टिकी थीं। अमन ने फौरन बात बदल दी। अरे नहीं, वो याद है एक दिन तुम्हारी फ्रेंड आई थी घर पर। तुम दोनों जब बातें कर रही थीं तब सुना था कि ब्राउनी तुम्हें बहुत पसंद है, अब खाओ ना। इतना इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही हो? दिव्या ने घूर कर अमन को देखा और प्लेट स्लैब पर रख दी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बैठकर तुम्हारी सड़ी हुई ब्राउनी खाऊं। मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रही हूं। तब तक जाओ पीछे वाले पुराने स्टोर रूम की सफाई करो। वहां बरसों का कबाड़ पड़ा है, चूहों और मकड़ियों का अड्डा। यही तुम्हारे लायक काम है। ऑफिस से लौटने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। इतना बोलकर दिव्या गुस्से में पैर पटकती हुई किचन से बाहर निकल गई। अमन ने जाती हुई दिव्या को मुस्कुराकर देखा, फिर प्लेट उठाकर ब्राउनी का एक बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया। वह झाड़ू, डस्टबिन और एक बोरी लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। अंदर सब सड़ रहा था, गीले कार्डबोर्ड, जाले, टूटी चीजें। सिर्फ अमन और उसका भगवान जानते थे कि वह दिव्या की ज्यादतियां क्यों सहता था, क्यों अमन को दिव्या की किसी बात का बुरा नहीं लगता था। इधर दिव्या ने अपने ऑफिस में कदम रखा ही था कि सामने से लोकेश आता दिखा। लोकेश को देखते ही दिव्या अलर्ट हो गई। वो उस कंडीशन के बारे में सोचकर डरी हुई थी, लेकिन उसके सामने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हेलो मिस्टर लोकेश, वैसे तो हम कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कंडीशन समझने के लिए पहली बार मिल रहे हैं। इतना सुनकर लोकेश थोड़ा मुस्कुराया। उसने फटाफट अपने मैनेजर के हाथ से फाइल लेकर दिव्या के सामने रख दी और नरम लहजे में बोला, अजी हमारी क्या डिमांड होगी? हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे। दिव्या ये सुनकर हैरान हो गई। है? दिव्या चौंकी ही रह गई, लेकिन तब तक लोकेश बोल पड़ा, ये लीजिए, हमें आपकी डील मंजूर है। आप जैसा बोलेंगी उसी प्राइस पर मंजूर है। मैंने साइन कर दिया है, एक बार आप भी पढ़कर साइन कर लीजिए। दिव्या ने फाइल ली और उसके पन्ने पलटने लगी। उसने देखा कि लोकेश ने न सिर्फ अपने सारे टर्म्स और कंडीशंस हटा लिए थे, बल्कि अपने प्रॉफिट में से 20% हिस्सा भी छोड़ दिया था। दिव्या ने कहा, आर यू श्योर कि हम यह डील कर सकते हैं? और यह आपके गाल को क्या हुआ? झिझकते हुए लोकेश बोला, अजी गाल को छोड़िए, यहाँ तो बवाल होने वाला था, आप बस साइन कर दीजिए। इतना सुनकर दिव्या ने कंधे उचकाए। उसने अपनी सेक्रेटरी से पेन लिया और फटाफट साइन कर दिए। पेपर पर साइन होते ही लोकेश ने फाइल दिव्या के हाथ से ले ली। लोकेश ने कहा, आशा है कि भविष्य में भी आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दिव्या जी, उस बड़े आदमी तक यह बात पहुंचा दीजिएगा कि हमारी डील पक्की हो गई है। दिव्या ने पूछा, बड़ा आदमी कौन? लोकेश ने कहा, वही जिसने मेरे गाल पर अपनी कलाकारी की है। इतना कहकर लोकेश वहां से चला गया और दिव्या के सामने एक नया सवाल छोड़ गया। ये किस बड़े आदमी की बात कर रहा था? खैर, बड़े आदमी को छोड़ो, घर जाकर उस छोटे आदमी की क्लास लगाते हैं। दिव्या घर पहुंची तो स्टोर रूम बिल्कुल साफ मिला।
एक एक चीज करीने से रखी हुई थी। वह सोच ही रही थी कि अब अमन को धमकाने के लिए कौन सा बहाना बनाए। तभी अमन सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए एक सरप्राइज है। दिव्या ने कहा, कैसा सरप्राइज? फिर बिना बताए गायब होने वाले हो क्या? अमन ने कहा, नहीं, कुछ खास है, अंदर चलिए। दिव्या जाना तो नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्यों कमरे में चली गई। वहां उसने देखा कि स्टोर रूम के कबाड़ से अमन ने कमरे को बहुत खूबसूरती से सजा दिया था। अमन ने दिव्या की तरफ देखकर एक सॉन्ग चला दिया। सॉन्ग सुनते ही दिव्या का पारा चढ़ गया। वह कमरे में तोड़-फोड़ मचाते हुए बोली, बंद करो ये सॉन्ग, मुझे सख्त नफरत है इससे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सॉन्ग प्ले करने की? आखिर क्या था इस सॉन्ग में जो दिव्या गुस्से से लाल हो गई? इस सॉन्ग के पीछे अमन का मकसद क्या था? क्या दिव्या का मैनेजर खोल देगा अमन की पोल? क्या अमन को जलील करते करते दिव्या को उससे ही हो जाएगा प्यार? क्या होगा दिव्या का जब उसे पता चलेगा अमन की हकीकत के बारे में? दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो इसे, मुझे नफरत है इस गाने से। अमन ने कहा, पर मुझे तो मोहब्बत है, आखिर यही गाना है जो एक सीखे। अमन की बात बीच में काटते हुए दिव्या ने कहा, तुम बार बार पति बनने की कोशिश मत करो। अमन ने कहा, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार। वैसे तुम जितना जलील करती हो, कोई और होता तो घर छोड़ के भाग गया होता। अमन का ये जवाब सुनकर दिव्या को एक मौका मिल गया। उसने पलटकर सवाल किया, तो तुम भी क्यों नहीं भाग जाते? अमन ने कहा, भाग जाऊंगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा? अमन के इस जवाब पर दिव्या चिढ़ गई। अभी अमन को देने के लिए कोई काम उसके ध्यान में नहीं आया। उसने खुद ही जाकर म्यूजिक बंद कर दिया और अमन को डांटते हुए बोली, आइंदा इस घर में ये सॉन्ग नहीं बजना चाहिए। इतना कहकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। रात भर सोचती रही कि आखिर लोकेश ने अचानक डिसीजन क्यों बदल दिया। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही उसने सबसे पहले अंजलि से यही डिस्कस किया। अभी तक जो खुला शेर बनकर घूम रहा था, वो अब भीगी बिल्ली कैसे बन गया? एकदम से उसने अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन बदल दिए, यहां तक कि अपना प्रॉफिट ही छोड़ दिया। ये सब आखिर हुआ कैसे? अंजलि ने कहा, कुछ भी हो सकता है मैम, उन्होंने किसी बड़े आदमी का नाम लिया था। अब वह बड़ा आदमी कौन है ये तो आप ही जानती होंगी। इतनी देर में दिव्या अपने केबिन के बाहर पहुंच चुकी थी। उसने पलटकर अंजलि को देखा और बोली, नहीं पागल, मुझे अगर पता होता तो मैं उससे क्यों पूछती? ये मिस्टीरियस आदमी आखिर है कौन? अब मुझे पता लगाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, एक काम करो, अभी एक लड़की मुझसे मिलने ऑफिस में आएगी, उसे सीधा लेकर मेरे केबिन तक चली आना। ये बोलकर दिव्या अपने केबिन में आ गई और अंजलि वापस काम पर चली गई। आसरा अनाथालय के बड़े से ऑफिस में दो लोग बातचीत कर रहे थे। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए आवाज बाहर भी सुनाई दे रही थी। मैनेजर की कुर्सी पर मिस्टर जयेश कुमार बैठे हुए थे। उनके ठीक सामने अमन शर्मा बैठा था। काले रंग के एक छोटे बैग को अमन की तरफ खिसकाते हुए जयेश कुमार ने कहा, नहीं अमन, मैं तुमसे यह पैसे नहीं ले सकता, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अमन ने कहा, लेकिन क्यों नहीं ले सकते सर? और फिर मैं कोई बहुत ज्यादा पैसे तो दे नहीं रहा हूँ, रख लीजिए ना, बच्चों के ही काम आएंगे। इतना बड़ा अनाथालय आप चला रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज घट ही जाती होगी, कुछ पैसे पड़े रहेंगे तो काम ही आएंगे। जयेश कुमार ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं आखिर कब तक तुमसे पैसे लेता रहूंगा अमन, और तुम कब तक यहाँ पैसे लुटाते रहोगे? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें शादी करनी है, घर बसाना है। सारे पैसे अगर यहाँ ला ला कर दान करते रहोगे तो फिर। अमन ने कहा, शादी की चिंता वो करे जो कुंवारे हैं, हम तो शादीशुदा हैं। अमन की बात सुनकर जयेश कुमार कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी लगभग 25 साल की एक लड़की अपनी गोद में एक छोटी बच्ची को लिए हुए अंदर आई। उसे देखते ही जयेश कुमार ने कहा, अरे लव्या, आओ आओ। लव्या की गोद में बैठी बच्ची मीरा नीचे उतरते ही लपक कर अमन की गोद में चढ़ गई, जबकि लव्या बगल में रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। मीरा के गाल पर थपकी मारते हुए अमन ने कहा, मीरा, आजकल बहुत चॉकलेट खा रही हो, तुम्हारे दांत अगर खराब हो गए ना तो याद रखना, डेंटिस्ट के पास ले जाकर सारे दांत निकलवा दूंगा, फिर सारी जिंदगी दांत नहीं आएंगे तुम्हारे, पोपली बन के घूमती रहना।
अमन के इतना कहते ही मीरा ने झट से अपना मुंह पोंछ लिया और बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए बोली, चॉकलेट खाने की आदत भी तो आपने ही डलवाई है, यहाँ के सभी बच्चों को आपने ही तो बिगाड़ा है। मीरा की बात बीच में रोकते हुए लव्या ने पूछा, वैसे सर आज किस बात पर बहस चल रही थी यहाँ पर? जयेश ने जवाब दिया, अमन जी बहुत अच्छा मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि ये शादीशुदा है। लव्या ने छेड़ते हुए कहा, अरे शादीशुदा होते तो भी तो बीवी के साथ आते, वैसे आपकी बीवी है कौन? लव्या की बात का अमन ने ऐसा जवाब दिया कि दोनों के होश उड़ गए। दिव्या कोठारी का नाम सुना है, वो मेरी वाइफ है। दिव्या कोठारी एक जाना माना नाम थी। लव्या और जयेश उसका नाम सुनकर हंस पड़े। लव्या ने कहा, यार एक साथ दो दो मजाक, नाम लिया भी है तो कम से कम ऐसा लो ना जिस पर यकीन हो जाए। इतना सुनने के बाद अमन ने कहा, यकीन नहीं हो रहा है तो रुको अभी कंफर्म कर देता हूँ। इतना कहकर उसने सुकेश को फोन मिला दिया और उठाते ही पूछा, यार ये बताओ दिव्या कोठारी मेरी कौन है? सुकेश ने घबरा कर कहा, सर है तो वो आपकी बीवी ही, लेकिन अगर आपने देर कर दी तो वो नहीं बचेंगी। अमन ने बेचैन होकर कहा, मतलब? अमन ने घबरा कर पूछा और सुकेश के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सुकेश ने घबरा कर कहा, कुछ लोग भाभी के ऊपर अटैक प्लान कर रहे हैं। मैं ये बताने के लिए आपको कॉल करने ही वाला था कि पहले आपका फोन आ गया। ये सुनते ही अमन का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वह चौंकते हुए बोला, कौन है वे लोग, कुछ पता चला? सुकेश ने कहा, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, बस इतना मालूम चला है कि यह एक बड़ा गैंग है जिसके निशाने पर भाभी जी है। अगले 1.5 से 2 घंटे में उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हो सकता है। वैसे मैंने अपने आदमी भी लगा दिए हैं। अमन ने तुरंत सुकेश को रोक दिया और बोला, नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, अपने आदमी को वापस बुला लो। मैं देखता हूं, तुम सिर्फ यह पता करो कि ये लोग कौन है और इसके पीछे उनका मोटिव क्या है। क्या ये लोग अकेले काम कर रहे हैं या किसी ने इन्हें पैसे दिए हैं? सुकेश ने दूसरी तरफ से कहा, ठीक है। और इधर अमन ने फोन रख दिया। वह जब वापस लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची हुई थी। उसे परेशान देखकर लव्या ने टोका, क्या बात है अमन, तुम्हारे चेहरे पर अचानक से 12 क्यों बज गए? किसका फोन था, सब ठीक तो है ना? अमन ने बात को घुमाते हुए जवाब दिया, अरे हाँ, वो क्या है ना कि अचानक से मेरा मैनेजर इंस्पेक्शन पर आ गया है और मैं तो अपनी सीट पर हूं नहीं, तो मेरे कलीग ने फोन किया था मुझे इन्फॉर्म करने के लिए, मुझे इमीडिएटली जाना होगा। लव्या ने मायूसी के साथ कहा, ओह ठीक है। अमन फटाफट वहां से निकल गया। काफी देर तक खड़ी होकर वह उसे जाते हुए देखती रही। अचानक किसी ने आकर उसकी उंगलियां पकड़ ली। लव्या ने चौंक कर नीचे देखा तो मीरा खड़ी थी। मीरा उसके चेहरे पर आंखें टिकाकर बहुत नटखट अंदाज में बोली, दीदी आप उनसे बात तो करो, आप दोनों की शादी हो जाएगी। लव्या ने सन्न रहकर कहा, क्या ये तुम क्या बोल रही हो, किससे शादी हो जाएगी मेरी? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमन भैया से। मैं जानती हूँ कि आप भी उन्हें बहुत पसंद करते हो, देखो ना आप कैसे स्माइल कर रही हो। लव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, धत्त। लव्या यह कहकर मुस्कुराकर अंदर भाग गई। इधर दिव्या अपने केबिन में बैठी थी, मगर वो अकेली नहीं थी, बल्कि तगड़ी पर्सनालिटी की एक लड़की उसके सामने बैठी हुई थी जो कद काठी से बिल्कुल मर्दाना लग रही थी। देविका नाम की उस लड़की ने दिव्या के चेहरे पर नजर टिकाकर पूछा, वैसे एक बात बताओ दिव्या, वह कौन लोग हैं जो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? कोई अंदाजा, मेरा मतलब कोई तो ऐसा होगा जिसे तुम्हारी मौत से फायदा होगा। दिव्या ने उंगलियों में फंसे पेन से खेलते हुए कहा, मुझे कोई अंदाजा नहीं है यार, मैं एक बिजनेस वुमन हूं ना, इसलिए सबको लगता है कि एक आसान शिकार हो। क्या मर्द क्या औरत, सब मेरी सक्सेस से जलते हैं। इस लाइन में तो बहुत से दुश्मन होते हैं, इसलिए मुझे मेरी परछाई से भी बचकर चलना पड़ता है। देविका ने बहुत गौर से दिव्या की बात सुनी और फिर सिर हिलाने लगी। हाँ ये बात तो है, पैसों की यह खास आदत होती है, वह दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा पैदा करता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। अब चलो, यहाँ बैठी क्या हो, क्या यहीं बैठकर सारा दिन निकाल दोगी? दुश्मन को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके डर से तुम यहाँ चुपचाप बैठ गई हो। तुम्हें अपना रूटीन कंटिन्यू रखना चाहिए। दिव्या ने कहा, हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ, आओ चलो।
डायमंड मॉल से एक एक आइसक्रीम खाकर आते हैं। इतना बोलकर दिव्या उठी और देविका उसके साथ निकल गई। वे दोनों ऑफिस से निकलकर अभी पार्किंग की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक जानी पहचानी आवाज दिव्या के कानों से टकराई। उसने पलटकर देखा तो अमन भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। अमन ने कहा, दिव्या, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। ये बोलकर वह दिव्या की तरफ बढ़ा, मगर तभी देविका ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। ओ हेलो, कौन हो भाई, क्या काम है? देविका के सवाल का जवाब दिव्या ने दिया। पति है मेरा, यही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शनि है। देख नहीं रही कैसे फटे चीथड़े कपड़े पहनकर घूम रहा है। देविका ने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा और पीछे हट गई। दिव्या ने अमन से पूछा, बोलो क्या बात है, और तुम गायब कहाँ थे अभी तक? अमन ने सर झुका लिया और शर्मिंदगी के साथ बोला, मुझे कुछ पैसे। दिव्या ने कहा, क्या? दिव्या के ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसने फौरन अमन को डांट दिया, मेरे पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं? अभी तुम्हें पिछले हफ्ते मैंने 10,000 रुपए दिए थे, कहाँ गए वो पैसे? अमन हकलाने लगा। वह दिव्या ने झट से उसे काटते हुए कहा, हार गए होगे सट्टे में या फिर गिरा दिए होंगे कहीं। एक नंबर के लापरवाह आदमी हो तुम। अब मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। चलो मेरी कार निकालो, हमें डायमंड मॉल जाना है। ये बोलकर दिव्या अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी, मगर अमन फिर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अमन की यह जिद देखकर दिव्या अपना आपा खो बैठी। उसने फौरन लपक कर अमन को पीछे धकेल दिया। ओ हेलो मिस्टर अमन, एक बार में बात सुनाई नहीं देती क्या? कान का ढक्कन खोलो और जो मैं बोल रही हूं उसे अपने दिमाग में बिठा लो। पैसे नहीं मिलेंगे, नाम के पति हो ना, लेकिन अगर ज्यादा चू चपड़ की तो तुम्हारे नाम के आगे ही लेट लिखना पड़ जाएगा। अब हटो। दिव्या की बातों का अमन पर रत्ती भर असर नहीं पड़ा। वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दिव्या का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वह झल्लाते हुए बोली, अब इसकी चाल समझ में आई। पहले मेरे लिए ब्राउनी बनाई, फिर घर पे मुझे इम्प्रेस करने के लिए हमारी शादी में बजने वाला गाना प्ले किया। उसे लगा था मैं इमोशनल हो जाऊंगी और इसे अपना लूंगी, फिर उसके बाद जितने पैसे चाहे मुझसे ले लेगा। इतना सुनने के बाद भी अमन बीच से नहीं हटा। गुस्से से लाल होकर दिव्या ने अमन को धकेल दिया। ठीक उसी समय एक जबरदस्त धमाका हुआ और पार्किंग में खड़ी दिव्या की कार के पर खच्चे उड़ गए। आग इतनी तेज फैली कि अगल बगल खड़ी गाड़ियां भी धू धू करके जलने लगी। देविका ने तुरंत दिव्या को कवर किया और ऑफिस के 2 गार्ड भी दिव्या की सुरक्षा में दौड़ पड़े। देविका ऊंची आवाज में बोली, ओ माय गॉड दिव्या, तुम्हारी कार में तो बम रखा था। अगर हम कार में होते तो अभी तक। आगे के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। कौन है वो अनजान दुश्मन जिसने दिव्या की कार में बम रखा था? क्या अमन ने उस दुश्मन का पता लगा लिया है? क्या लव्या अमन के प्यार में गिरफ्तार हो गई है? क्या दिव्या को पता चल जाएगा कि उसकी जान बचाने में अमन का हाथ है? आखिर अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा नाम क्यों हो रहा है दिव्या से बदनाम? क्या अब होने वाला है इस राज का पर्दाफाश? देविका ने कहा, आज तो इस अमन की सूझबूझ ने ही हमारी जान बचाई है दिव्या। तुम्हें तो इसका थैंकफुल होना चाहिए। देविका ने अमन की वाहवाही में कहा, मगर दिव्या को देखकर यह साफ लग रहा था कि वह अमन की तारीफ से बिल्कुल खुश नहीं है। वह तो नक्कर बोली, ऐसा सिर्फ तुम ही सोच सकती हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये आदमी हमारे लिए कितना बदनसीब है। हम जब तक अंदर बैठे थे सेफ थे, लेकिन जैसे ही ये हमारे सामने आया हमारी कार में ब्लास्ट हो गया। देविका ने फौरन अमन के चेहरे पर नजर डाली। अमन का चेहरा उतरा हुआ था। उसे देखकर देविका को तरस भी आया, मगर तभी दिव्या की खरी आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। ये सब के सब एक नंबर के कमीने हैं। सामने से तो टकराने की हिम्मत है नहीं इनके अंदर, इसलिए चोरी छुपे हमला करते हैं। मेरी ब्रांड न्यू कार का सत्यानाश कर दिया कमबख्तों ने। अब मुझे कहीं नहीं जाना देविका, मैं सीधा घर जाऊंगी। देविका के पास इसका जवाब पहले से तैयार था। उसने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला और कार की चाबी निकालकर दिव्या के सामने झुलाने लगी। डोंट वरी,
मेरी कार आखिर किस दिन काम आएगी, और ये कार तो ज्यादा सेफ है क्योंकि इसे मैंने बिल्कुल बुलेट प्रूफ और शॉक प्रूफ बनवा दिया है। आओ चलें। देविका यह बोलकर चलने लगी तो दिव्या भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी, मगर अब अमन अपनी जगह पर खामोश खड़ा था। दिव्या ने तो कुछ नहीं कहा, मगर देविका बोल पड़ी, अरे अमन, तुम यहाँ रुककर क्या करोगे? आओ चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। देविका के इतना कहते ही अमन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो फटाफट देविका के पीछे लग गया और बोला, थैंक यू देविका, तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगी तो मेरे गाड़ी के पैसे बच जाएंगे। दिव्या बड़ा सा मुंह बनाते हुए भुनभुनाई, उफ, ये गरीबों का सरदार मेरे ही किस्मत में लिखा था। यहाँ जैसे तैसे मेरी जान बची है और इसे अपने भाड़े के पैसे बचाने हैं। अमन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो तीनों देविका की कार में जाकर बैठ गए। देविका ड्राइविंग सीट पर थी, दिव्या उसके बगल में और अमन पीछे बैठा हुआ था। देविका सामने लगे मिरर के जरिए काफी देर से अमन के चेहरे और उसके हाव भाव को नोटिस कर रही थी, जबकि अमन देविका से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। अचानक देविका ने गियर बदलते हुए पूछा, वैसे अमन, एक बात बताओ, तुमने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है क्या, या गन वगैरह चलाते हो? अमन का माथा ठनका। वह अपने मन में बोला, ओ शिट, इसे आखिर पता चल ही गया। मगर देविका से उसने हंसते हुए कहा, हाँ, टाइम पास के लिए चलाना सीखा था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? देविका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में गांठ पड़ गई है। गौर से देखो दिव्या, वहां की हड्डी भी काफी उभरी हुई है। ऐसा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो गन चलाते हैं। दिव्या, तुमने मुझे बताया नहीं, ये अमन तो काफी छुपा रुस्तम निकला। दिव्या ने भी रियर व्यू मिरर से अमन को हिकारत भरी नजर से देखा और मुंह बिचकाते हुए बोली, कैसे बताती? मुझे तो खुद आज पता चल रहा है कि ये जीरो पर्सनैलिटी वाला इंसान बंदूक चलाना जानता है, और तुमने यह बात मुझे कभी बताई क्यों नहीं? अमन ने फौरन पलटकर जवाब दिया, तुमने कभी पूछा ही नहीं। वैसे भी तुम कुछ पूछती कहां हो, तुम तो बस ऑर्डर देती हो। जिस पर दिव्या तिल मिलाकर बोली, पूछने की जरूरत नहीं थी मुझे। जो लोग अलग होते हैं वो अलग से दिख जाते हैं। तुमने कभी देखा है खुद को शीशे में? ना शक्ल ना सूरत। तुम कोई सोल्जर या डॉन तो हो नहीं, एक भगोड़े हो। दिव्या के मुंह से ये शब्द निकलते ही देविका ने फौरन अमन का चेहरा देखा। अमन का चेहरा उतर गया था। अचानक देविका ने कार की स्पीड धीमी कर दी और आखिरकार ब्रेक दबा दिए। चारों तरफ कारें ही कारें नजर आ रही थीं। दिव्या अपनी सीट से उचकते हुए बोली, यार यहां तो टाइम जाएगा, काफी लंबा जाम लगा हुआ है। अमन ने फौरन कहा, देविका, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे लिए यहां रुकना रिस्की होगा? भी अभी दिव्या पर एक अटैक हुआ था। अटैकर्स अभी भी अलर्ट मोड में हैं। एक जगह रुककर वेट करना मौत को दावत देना है। अमन की बात सुनते सुनते अचानक देविका को कुछ खटका। उसने सामने लगे मिरर से झांक कर देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह घबरा कर बोली, दिव्या, मुझे लगता है कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। देखो, ये दो गाड़ियां काफी देर से हमारे पीछे लगी हैं। ये तो कोई आम रास्ता नहीं है, इधर से जाने का तो कोई मतलब भी नहीं बनता। अमन और दिव्या दोनों अपनी सीट से उचक उचक कर पीछे देखने लगे। सचमुच दो बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पीछे आ रही थीं। अमन ने तपाक से कहा, ये लोग अटैकर्स हैं, कार में काले शीशे लगे हैं जो कि बैन है। ये लोग शरीफ आदमी नहीं हो सकते। अमन के इतना कहते ही दिव्या की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह घबरा कर बोली, ओ माय गॉड देविका, अब क्या होगा? देविका ने कार की स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, होना क्या है, जंग होगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर डरती क्यों हो? मेरे पास एक गन है और कुछ हथियार भी रखे हुए हैं। अमन, देविका ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अमन दुबक कर सीट के कोने में बैठा हुआ है। देविका ने पूछा, अमन, तुम्हें हथियार चलाने तो आते होंगे ना? अमन कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही कार में एक जबरदस्त टक्कर हुई और सभी लोग अपनी जगह से उछल गए। दिव्या चीखने लगी और जल्दी ही कार में अफरा तफरी मच गई। देविका चिल्लाई, सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लो, अब दिखाते हैं इनको कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। देविका ने यह कहकर कार को टर्न किया और उसे एक गड्ढे में उतार दिया। दोनों गाड़ियां भी उसके पीछे पीछे उतर आई।
मौका पाते ही देविका ने काले रंग की गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी, मगर ये क्या, वह कार तो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। उधर देविका की कार को एक हल्का झटका लगा और कार बंद पड़ गई। दिव्या ने घबराहट में अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और हकलाते हुए बोली, देविका, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? देविका ने अपनी सीट बेल्ट हटाई और डोर हैंडल पर हाथ रखकर सख्ती से बोली, अब तो आमने सामने का मुकाबला होगा, तुम कार में ही बैठी रहना। कार थेफ्ट प्रूफ है, वे लोग अंदर नहीं आ सकते, मैं इन्हें सबक सिखा कर आती हूँ। इतनी देर में वो दोनों बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर सामने खड़ी हो गईं और अंदर से धड़ाधड़ बदमाश निकलने लगे। किसी के हाथ में हॉकी थी तो किसी के हाथ में बल्ला। देखकर ही लग रहा था कि सबके सिर पर खून सवार है। पीछे संकरी गली थी, इसलिए अब बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं था। देविका ने अपनी गन पीछे से निकाली और मौत का सामना करने निकल पड़ी। दरवाजा खुलने की आवाज हुई, फिर एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। दिव्या अपनी सीट पर बैठी हुई अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने लगे मिरर पर गई और वह दंग रह गई। पिछली सीट पर अमन को न पाकर दिव्या बेफर पड़ी। ओ माय गॉड, अब ये आदमी कहां भाग गया? देविका ने इसे बाहर निकलने से मना किया था। इधर देविका गुंडों से अकेली जूझ रही थी, मगर अमन नदारद था। न वो कार के अंदर था न बाहर, तो फिर आखिर वह गया कहां? अरे, अमन तो गली के मुहाने पर खड़ा था जहां किसी की नजर नहीं जा सकती थी। वह जानता था कि छोटे मोटे गुंडों को तो देविका निपटा देगी, मगर जो गुंडों का मास्टरमाइंड है उसे अमन को अकेले ही निपटाना होगा। छोटे कद के उस गंजे आदमी को देखते ही अमन ने ललकारा, क्यों भाई, अपने कुत्तों को वहां मैदान में भेजकर तुम यहाँ छिपकर बैठे हो? दिव्या शरीफ लड़की है, चंद पैसों के लिए उसकी जान क्यों लेना चाहते हो? दूसरा आदमी गरजते हुए बोला, छोड़ उसको, आज मैं तेरी जान लूंगा। ये बोलकर उस हट्टे कट्टे आदमी ने फौरन अमन के ऊपर हमला किया, मगर अमन पहले से सावधान था। उसने बाईं तरफ लपककर यह वार बचाया और दंदनाता हुआ एक पंच उस राक्षस की पसलियों में जड़ दिया। चोट इतनी जोरदार थी कि अगले ही पल उसके मुंह से खून निकल आया, मगर अमन दरिया दिली के मूड में नहीं था। उसने आदमी को संभलने का मौका भी नहीं दिया और उल्टे पैर से एक जोरदार किक उसकी गंजी खोपड़ी पर जड़ दिया। वह हाथी की तरह गरजता हुआ आदमी वहीं गिर पड़ा और अमन उसके सीने पर पैर रखकर खड़ा हो गया। छोड़ दो मुझे, अमन मुस्कुराया। क्यों मेरी जान, अब नहीं लेगा मेरी जान? उस गैंडे ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखकर लगता नहीं था कि तुम इतने ताकतवर होगे। मेरी दिव्या मैडम से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे तो किसी आदमी ने पैसे दिए थे। किस आदमी ने? सीने पर अपने पैर का जोर बढ़ाते हुए अमन ने पूछा, जिस पर वह बोला, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूं भैया कि उसका सरनेम। अमन ने गुस्से में पूछा, हाँ, क्या है उसका सरनेम? अमन के पूछने पर उसने जैसे ही सुपारी देने वाले आदमी का सरनेम बताया, अमन के होश उड़ गए। वह अपने मन ही मन भुनभुनाया, इतनी बड़ी साजिश कर रहा है वो, उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले इसका मुंह बंद करना जरूरी है। अमन ने यह कहते हुए अपने दाहिने हाथ को आगे करके अपनी रिस्ट वॉच में कोई बटन दबाया। अगले ही पल एक छोटा सा तीर निकला और सनसनाता हुआ जाकर उस आदमी के गले में चुभ गया। बेचारे को चीखने का भी मौका नहीं मिला और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अमन ने फौरन अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। कॉल कनेक्ट होते ही वो बोला, सुनो, वन विहार की गली नंबर 56 में एक लाश पड़ी है, क्लियर इट। इधर देविका 10-10 बदमाशों से अकेले लोहा ले रही थी। उसके पास गन थी, इसलिए कोई उसके नजदीक आने की कोशिश नहीं कर रहा था, मगर देविका ने कुछ ही समय में कई बदमाशों को जमीन सुंघा दी थी। 10 मिनट की मारपीट के बाद जब गुंडों को यकीन हो गया कि वे देविका से नहीं जीत पाएंगे, तो वे अपनी कार में बैठकर फरार हो गए। दुश्मनों को खदेड़ने के बाद देविका ने दिव्या को अपने साथ लिया और अमन को ढूंढने निकल पड़ी। जल्दी ही उनका सामना अमन से हो गया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें, और तुम कहाँ भाग गए थे? वो, अब मैं लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए
मैं चुपचाप निकलकर यहाँ इस गली में छुप गया था। वो लोग चले गए क्या? दिव्या ने अमन की तरफ देखते हुए अपना सिर थाम लिया, फिर ऊपर की तरफ देखकर शिकायती लहजे में बोली, हे भगवान, आखिर मैंने कौन से पाप किए थे जो इस पट्टू को मेरे सिर बांध दिया तुमने? ये गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, गवारों की तरह रहता खाता था। वह सब एक बार को बर्दाश्त कर लिया था मैंने, मगर कम से कम थोड़ा हिम्मती तो बनाया होता। देखा तुमने देविका, तुम लड़की होकर वहां उन गुंडों से अकेली लड़ रही थी और ये मर्द होकर इस गली में छिपा बैठा था। अब तो देविका के सब्र का पैमाना भी छलक चुका था। अमन की तरफ एक सख्त नजर डालकर वह बोली, तुम जवान के नाम पर कलंक हो अमन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दिव्या ने कहा, अब बस बहुत हुआ, मैं इस डरपोक भिखारी के साथ नहीं रह सकती, मैं अभी दादाजी को फोन करती हूँ। ये बोलकर दिव्या वहां से लौट पड़ी और देविका भी पैर पटकती हुई उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अमन ने एक बार झांक कर गली में देखा जहां से लाश हटाई जा रही थी। वह मुस्कुराता हुआ उन दोनों लड़कियों के पीछे चल पड़ा। देविका एक बार फिर कार ड्राइव कर रही थी। कार वापस सड़क पर आ गई थी और अब वे लोग घर से केवल थोड़ी ही दूर थे। दिव्या के मूड का सत्यानाश हो चुका था। उसने अपने दादा मिस्टर देवेंद्र कोठारी को फोन लगाया और गुस्से में बकने लगी, दादाजी, मुझे तलाक चाहिए। क्या सच में दिव्या अब अमन से तलाक ले लेगी? क्या दादाजी इस तलाक को मंजूरी देंगे? कौन था वो आदमी जिसने दिव्या पर हमला प्लान किया था? अमन उस आदमी का अब क्या हाल करेगा? क्या अपनी शादी बचाने के लिए अमन अपनी असली पहचान बता देगा? दादाजी ने कहा, दिव्या, ये बात तुम्हें मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर बता रहा हूँ। अमन को मैंने बहुत देख समझकर तुम्हारे लिए चुना है और उसके साथ ही तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। इसलिए मेरी बच्ची, थोड़ा सहना सीखो। मैं तुम्हारा तलाक करवाने से रहा। दिव्या ने कहा, ये क्या बात हुई दादाजी? ये लड़का किस एंगल से आपको मेरे लायक लगता है? अरे ये गरीब है, बदतमीज है, उठने बैठने का सलीका नहीं है। ये बात तो मैं फिर भी एक बार एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन एक नंबर का डरपोक आदमी है ये। दादाजी, अगर आप प्लीज मेरी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते तो मेरा तलाक करवा दीजिए। दादाजी ने कहा, सुनो दिव्या। इस बार दादाजी बोले तो उनकी आवाज में गंभीरता थी। चटमंगनी पट शादी और झट से तलाक, ये हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, गोल्डन पेटल रेस्टोरेंट में आज तुम्हारी एक मीटिंग है ध्रुव वालिया के साथ, और हाँ, वहां पर कार्तिक राजपुरोहित भी आ रहा है। तुम जाओ और अमन को भी अपने साथ लेकर जाना। इतना बोलकर दादाजी ने फोन रख दिया। दिव्या झुंझलाते हुए कार में बैठ गई थी। वह अपने आप से बातें किए जा रही थी। कोई बात नहीं दादाजी, आपको मैंने इतने सारे रीजन दिए, लेकिन आप मेरे तलाक के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन इस बार मैं आपको इतना सॉलिड रीजन दूंगी कि आप खुद ही अमन को मेरी लाइफ से निकालकर फेंक देंगे। इतना कहकर दिव्या मीटिंग की तैयारी में लग गई। इधर दादाजी ने अमन को फोन किया और कहा, अमन, दिव्या बहुत गुस्से में है। मैं जानता हूं कि तुम अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहते, लेकिन उसे ये तो बता दो कि तुम क्यों उसके साथ हो। क्या वजह है जो तुम उसके नखरे सह रहे हो? कम से कम वो तुम्हें निकम्मा, डरपोक और कमजोर तो नहीं समझेगी। अमन ने कहा, दादाजी, अगर मैं उसे बता दूं कि मैं एक गुंडा हूं, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, तो वो तुरंत मुझसे नाता तोड़ लेगी। और अगर मैं उसे बता दूं कि मैं उसके साथ क्यों हूं, तो वो मुझे अभी तो नापसंद करती है। सच जानते ही वो मुझसे नफरत करने लगेगी। दादाजी चुप रहे क्योंकि उन्हें उसकी बात सही लगी। गोल्डन पेटल रेस्टोरेंट दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा और महंगा रेस्टोरेंट था। अमन को अपने साथ लेकर दिव्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई, जहां ध्रुव और कार्तिक पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। दिव्या को देखते ही कार्तिक ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और दिव्या के लिए चेयर खींचते हुए बोला, हाय मिस दीवा। सॉरी दिव्या, यार तुम तो दिनों दिन खूबसूरत होती जा रही हो। दिव्या ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वो कुर्सी पर बैठ गई, जबकि अमन हाथ बांधकर उसके बगल में खड़ा हो गया। तभी अमन ने देखा कि रेस्टोरेंट में कुछ लोग सतर्क होकर उसे देख रहे थे। अमन खूब अच्छे से जानता था इन लोगों को। वह दिव्या के पास से पल भर के लिए हटा और उसने एक कॉल किया, सुकेश, ये गार्ड्स को मेरे साथ क्यों लगा रखा है?
मैं खुद को और दिव्या को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। बॉस, कल जो हुआ उसके बाद हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं आपकी काबिलियत जानता हूँ, लेकिन आप हमारे लिए जरूरी हैं, दिव्या से भी ज्यादा। अमन बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और दिव्या के बगल में खड़ा हो गया। इस बार कार्तिक की नजर अमन पर गई तो वह अमन को डांट कर कहने लगा, ओ मिस्टर, मैम को तुमने ड्रॉप कर दिया ना, अब जाकर कार में बैठो चुपचाप। इन्हें जाना होगा तो तुम्हें कॉल कर लेंगी। इससे पहले कि कार्तिक अमन को धौंस दिखाकर वापस भेज देता, दिव्या बोल पड़ी, रहने दो कार्तिक, वह मेरा ड्राइवर नहीं, मेरा पति है। इस बार ध्रुव वालिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अमन का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें अगर शादी करनी थी तो कार्तिक कुछ बुरा नहीं था, आखिर क्या मजबूरी थी तुम्हारी? दिव्या ने कहा, मजबूरी नहीं, बदकिस्मती कहो। दादाजी बीमार रहते हैं, वह जल्द से जल्द मुझे शादी के लाल जोड़े में देखना चाहते थे, तो निकल पड़े चिराग लेकर मेरे लिए लड़का ढूंढने। और देखो, ढूंढ कर ले भी आए तो क्या। ध्रुव तो दिव्या के साथ बातचीत में लग गया, मगर कार्तिक अमन को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अमन को तो उसने बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी और खुद दिव्या के बगल में बैठकर बोलने लगा, दिव्या, तुम्हारे दादाजी की जिंदगी तो कट चुकी है, मगर तुम ये सोचो कि ऐसे बेवकूफ के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटोगी। वैसे ठीक ही हुआ, कॉलेज लाइफ में तुम जितनी नकचिड़ी थी, तुम्हें न ऐसा ही लड़का मिलने वाला था। ऐसा कहकर कार्तिक ने अमन पर एक उड़ती हुई नजर डाली और पूछा, तो मिस्टर, तुम्हें खाने के लिए ढंग का खाना भी मिलता है या नहीं, या फिर दिव्या के फेंके हुए टुकड़ों पर ही पलते हो? कार्तिक एक के बाद एक ताने मारते जा रहा था। वह दोबारा कुछ बोलने की तैयारी में था कि तभी दिव्या बीच में बोल पड़ी, कार्तिक, बस बहुत हो गया। अमन कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। अच्छा बुरा जैसा भी है, मेरा पति है और मैं अपने पति के खिलाफ अब कुछ नहीं सुनूंगी। अमन, दिव्या ने अमन की तरफ देखकर कहा, तुम भी बैठो मेरे साथ। अमन को पहली बार दिव्या की तरफ से इतनी इज्जत मिल रही थी, ये मौका वह भला हाथ से क्यों जाने देता। उसने झट से दिव्या के बगल में रखी कुर्सी खींची और बैठ गया। लेकिन एक बात उसके मन को चुभ रही थी, दिव्या अचानक से उसको इतनी इज्जत क्यों दे रही थी। कुछ तो चल रहा था उसके मन में। माहौल गर्म हो गया था। इसे हल्का बनाने के लिए ध्रुव ने झट से कहा, चलो अब बंद करो ये ड्रामा, कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। वेटर आकर खड़ा हो गया। कार्तिक अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ऑर्डर नोट कराने लगा। कार्तिक की इंग्लिश देखकर सब मन ही मन हंस रहे थे। कार्तिक का ऑर्डर नोट करने के बाद वेटर अमन की तरफ पलटा कि तभी कार्तिक बीच में बोल पड़ा, देखना अमन, यहाँ पर वेटर भी इंग्लिश में ही ऑर्डर लेते हैं। तुम्हें अगर इंग्लिश नहीं आती हो तो दिव्या तुम्हारी मदद कर देगी। अमन ने कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कार्तिक ने कहा, अगर तुमने इंग्लिश में एक भी सेंटेंस बोल दिया तो फिर तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हो। तुम्हें जो चाहिए तुम वह मंगा लो, बिल मैं दे दूंगा। दिव्या तो जानती थी कि अमन के लिए यह मुमकिन नहीं है, मगर ध्रुव भी नजरें टिकाकर अमन को देखने लगा। गुड आफ्टरनून, आई विल हैव द बुराटा एंड रिसोटो फॉर मैन कोर्स एंड अ बाउल ऑफ रसमलाई टू गो विद इट प्लीज। इतना सुनने के बाद वहां मौजूद लोग आंखें फाड़ फाड़ कर अमन को देखने लगे। दिव्या अमन को हैरतअंगेज नजरों से देखते हुए अपने मन में भुनभुनाने लगी, हे भगवान, इस लड़की को अचानक से हो क्या गया है? इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी फ्लुएंट इंग्लिश तो मैं पहली बार सुन रही हूँ इसके मुंह से। थोड़ी देर ऐसे ही सवाल जवाब चलता रहा। तब तक वेटर ऑर्डर लेकर आ पहुंचा। वह बड़ी बड़ी सर्विंग से सबकी प्लेट लगाने लगा। वेटर अपना ऑर्डर पूरा करके वापस लौटने लगा कि तभी अमन ने उसे रोका और बोला, अच्छा सुनो, जरा मेरे लिए एक ग्लास गुनगुना पानी ले आना। वेटर ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गेन्यू, माफ करिए सर, लेकिन हम लोग यहाँ केवल बोतल वाला पानी ही ऑफर करते हैं। अमन ने कहा, क्या भाई, एक छोटा सा ढाबा भी फ्री में पानी देता है, फिर ये तो इतना महंगा रेस्टोरेंट है। इतना सुनते ही कार्तिक की हंसी छूट गई। ढाबे में पानी फ्री में मिलता है, इतने महंगे होटल में नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें तो ढाबे में ही खाने की आदत होगी।
अपनी बात कहकर कार्तिक खुद ही हंसने लगा, लेकिन अमन गंभीर था। उसने धीरे से वेटर से कहा, सुनो, अपने मैनेजर को बुला कर लाओ, मैं उनसे बात करता हूं। वेटर ने कहा, ओके सर। इतना बोलकर वेटर चला गया और सभी लोग खाने लगे। इधर वेटर जब किचन एरिया में पहुंचा तो वहीं उसकी मुलाकात मैनेजर से हो गई। उसने कहा, सर, टेबल नंबर 102 पर जो कस्टमर बैठे हैं उन्होंने मुझसे एक ग्लास सादा गुनगुना पानी मंगवाया है। मैनेजर ने कहा, हाँ तो मुझसे क्यों पूछने आए हो? मैंने बताया सर, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कहता है अपने मैनेजर को बुला कर लाओ। अच्छा, यानी अब मुझे कानून सिखाएगा। ठीक है, मैं करता हूं बात इससे। इतना बोलकर मैनेजर अपनी कॉलर ठीक करता हुआ डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़ा कि कोई दरवाजे से निकला और मैनेजर को अंदर खींच लिया। थोड़ी देर बाद जब मैनेजर निकला तो उसके होश उड़े हुए थे। हॉल की तरफ न जाकर वह वापस किचन की तरफ हांफते हुए चल पड़ा। कुछ पल के बाद कार्तिक ने देखा कि सूट बूट पहने एक आदमी हाथ में पानी का ग्लास लेकर चला आ रहा है। ये रेस्टोरेंट का मैनेजर था। टेबल के नजदीक पहुंचकर उसने पूछा, सर, ये गुनगुना पानी किसने मंगवाया था? माफ करिए सर, बच्चे को समझने में गलती हुई होगी। अगर मैं पानी नहीं देता तो इस रेस्टोरेंट को कितना नुकसान होता, और हो सकता है मेरा लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता। अब आप बैठिए और डिश का आनंद लीजिए। कार्तिक अपनी हार पर दांत पीसते हुए फिर से बैठ गया। मैनेजर अमन को देखकर मुस्कुराते हुए वापस लौट गया। अमन समझ गया कि यह माजरा क्या था। उसने सिर पर हाथ रख लिया और सुकेश के प्लेस किए हुए गार्ड्स को देखा जो मुस्कुरा रहे थे। इधर अमन दिव्या को अपने साथ लेकर लौट आया। कार जैसे ही बंगले के बाहर जाकर खड़ी हुई, दिव्या झटके में दरवाजा खोलकर उतर गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अमन। मैं जरा चेंज करके आती हूँ, तुम ऊपर आओ, फिर बात करूंगी। इतना सुनते ही अमन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दिव्या तो यह बोलकर कमरे में चली गई। अमन गैराज में कार के पास खड़े खड़े अपने आप से कहने लगा, मारे गए अमन, लगता है इसे मेरे ऊपर डाउट हो गया है। कार्तिक के बहकावे में आकर मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए थी। अभी तक गरीब दबे कुचले आदमी की जो मेरी इमेज थी उसका सत्यानाश हो गया। अब इस सच को छुपाने के लिए फिर एक नया झूठ बोलना पड़ेगा। अमन ये सब सोच ही रहा था कि उसे कुछ साए दिखलाई पड़े। वो चुपचाप उस दिशा में बढ़ने लगा। अब उसे कुछ खुसफुसाहट भी सुनाई देने लगी। इधर दिव्या को लगभग 10 मिनट बाद याद आया कि उसका बैग कार में ही छूट गया है। वह अमन से मंगाने की बजाय खुद ही लेने चली गई। वह गैराज पहुंची तो वहां अमन कार के पास खड़ा था और उसके हाथ खून से सने हुए थे। दिव्या ठिठक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसकी पुतलियां स्थिर हो गईं, जैसे वो ट्रांस में चली गई हो। और फिर वो चीखी, तुमने डैडी को मार दिया, तुम उनके किलर हो? नहीं दिव्या, ये सच नहीं है। दिव्या अमन की तरफ बढ़ी और अपनी मुट्ठियों से उस पर वार करने लगी। अमन आंखें बंद किए उसका हर वार सहता रहा, जब तक कि दिव्या शौक से बेहोश नहीं हो गई। अमन ने उसे गोद में उठाया और उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा। तभी उसे 18 साल पहले की वह शाम याद आ गई जब 5 साल की दिव्या के डैडी का बीच चौराहे पर मर्डर कर दिया गया था। वह बच्ची सुध बुध खोकर यूं ही अपने डैडी की डेड बॉडी के सामने बेहोश हो गई थी। डैडी, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। उठो ना डैडी। वहीं खड़े 10 साल के अमन ने 5 साल की दिव्या की हालत देखकर एक कसम खाई थी। अमन ने कहा, मेरे रहते हुए तुम कभी अकेली नहीं होगी दिव्या। अमन की इस कसम के पीछे एक बहुत बड़ी बात थी, और वह बात यह थी कि दिव्या के डैडी का मर्डर अमन के पिता के हाथों गलती से हो गया था। अमन ने इन बातों को याद करते हुए दिव्या को उसके बेड पर लिटा दिया। वह डर रहा था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी में क्या तूफान लेकर आएगी। क्या दिव्या ने उसे पहचान लिया था? क्या वह दिव्या जिसे अमन अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था, उससे नफरत करने लगेगी? जिस दिव्या के लिए अमन ने अपना अंडरवर्ल्ड, अपना खड़ा किया हुआ साम्राज्य छोड़ दिया, क्या वही दिव्या उसे छोड़ देगी? वैसे अंडरवर्ल्ड में अमन की जरूरत बढ़ती जा रही थी। उसका गैंग चाहता था कि वह वापस आ जाए। क्या अमन वापस चला जाएगा या अपनी दोहरी पहचान वाली जिंदगी जीता रहेगा? आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।